हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और वो टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसमें दो लॉज हैं, आप सभी लोग जानते हैं। एक फैराडे फर्स्ट लॉ है और एक फैराडे सेकंड लॉ है। तो सबसे पहले हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ पे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग फैराडे सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। ये कैसे बनाना है, कैसे इस पे काम करना है, कैसे आप इस पे वर्क करके अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं क्लास 12 में। देखते हैं न्यूमेरिकल्स। सबसे पहली बात कि फैराडे फर्स्ट लॉ कहता क्या है। पहले तो सबसे पहले ये जानना होगा कि फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फैराडेज फर्स्ट लॉ, पहले तो हम लोग ये समझे कि फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है क्या है अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि जब आप एक कंटेनर ले लेते हैं और उस कंटेनर में दो रॉड लगा लिए, ठीक है, और इस कंटेनर में आपने एक सॉल्यूशन ले लिया किसी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, और यहां पे ये टर्मिनल्स हैं और इसको आपने जोड़ दिया है एक बैटरी से। किसे जोड़ दिया है आपने? बैटरी से। ठीक है, ये हो गया आपका बैटरी, इसको बैटरी से जोड़ दिया। और इधर वाला पार्ट जो है वो एनोड है और इधर वाला पार्ट जो है वो कैथोड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। कौन से सेल में, कौन से डिवाइस में? ये हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। और फैराडे फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब आप कंटेनर से एक चार्ज को, करंट को पास करते हैं, ठीक है, तो कैथोड पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, यानी कि मास, मान लीजिए कि हमने मान लिया है कि लेट m is the mass, let m is the mass of the substance, let m is the mass of substance, ठीक है, deposited at कैथोड। हमने क्या माना है? इतना मास डिपॉजिट होगा, वो क्या है? m। कब? when q quantity of charge passed through its electrolytic solution, through the electrolytic solution, through the electrolytic solution। ठीक है, क्या माना गया? माना ये गया यहां पे कि ये जो कितना मास डिपॉजिट हो रहा है यहां पे कैथोड, वो क्या है? m। कितना मास डिपॉजिट हो रहा है? m। कब? जब आप उस कंटेनर से या कंटेनर में q अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर, दिस इज q, कैपिटल Q। ठीक है, तो अगर हम फैराडे फर्स्ट लॉ का बात करें, फर्स्ट लॉ यही कहता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ कैथोड पे, वो किस पे डिपेंड करे? कितना आप उसके ऊपर चार्ज पास करें। और ये आप लोग सब लोग जानते हैं पहले से, सिंस
I इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू आई टी। सिंपल है, Q इज इक्वल टू आई टी। अब इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, यहां पे पुट कर देते हैं। सो क्या मिलेगा, M इज प्रोपोर्शनल टू आई टी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सब लोग जानते हैं जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई इक्वल टू और कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो आता है। तो यहां जो कांस्टेंट रखा गया है, यहां पे जो कांस्टेंट रखा गया है वो रखा गया है z। क्या कांस्टेंट रखा गया भाई, z। अब z क्या कहलाता है, वेयर z इज कांस्टेंट, z इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक, z is constant of proportionality and it is known as, and it is known, ये कहा जाता है and it is known as क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट लिख देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैराडे फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कि भाई यहां पे m क्या है, m सर हो गया यहां पे मास। ठीक है, z क्या है, z इज कांस्टेंट। I क्या है, तो I के बारे में आप जानते हैं, I इज करंट, I is current, ओके, I is current। ठीक है, और T जो है वो है टाइम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। हाँ, ये हम इक्वेशन नंबर इसको बना लेते हैं 1। ठीक है, M इज इक्वल टू Z, M इज इक्वल टू होता है ZIT जो आपने देखा। ठीक है, लेकिन यहां जो Z है, Z जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं, तो Z जो है एक्चुअल में रेशियो होता है किसका, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे कांस्टेंट, बाय फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट। यानी कि इस चीज को हम लिख सकते हैं शॉर्ट में E बाई, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, E बाई F। सो हमारे पास अब यहां पे एक फॉर्मूला क्या आ गया, M इज इक्वल टू Z की जगह में क्या लिख देंगे, Z की जगह में लिख देंगे E बाई F, और यहां पे तो पहले से क्या था I। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप सारे सवाल को, कितने भी न्यूमेरिकल, सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपके मन में आ रहा होगा सर हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, ऐसे तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन यहां पे हम लोग स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि जिस एलिमेंट का आपसे, या जिस एलिमेंट का यहाँ पे क्वेश्चन में डिमांड होगा, उसी एलिमेंट का आपको क्या लेना है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, और उसी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होगा उससे उसको डिवाइड कर देंगे, यानी एटॉमिक वेट बाय क्या, चार्ज। सपोज करिए फॉर एग्जांपल कि हमें निकालना है एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट क्या होगा, सॉरी इक्विवेलेंट वेट क्या होगा एल्युमिनियम का। तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम को निकालने के लिए एटॉमिक वेट क्या है एल्युमिनियम का भाई, 27 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चार्ज कितना है, 3, तो आंसर कितना आ गया। सपोज करिए कि कॉपर, ठीक है, Cu2+ का आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट कॉपर का। ठीक है, और कॉपर पे चार्ज कितना दिया हो, 2+, तो कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.54।
और चार्ज कितना है 2, तो आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए 3, 2 3 6 कर दिया और यहाँ पे 1.77। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं। अब सवाल आया था सर फैराडे कांस्टेंट F का वैल्यू क्या है, तो F का वैल्यू आपको याद रखना है 96500 कूलम पर मोल। और ये आप लोग जानते हैं, फिजिक्स में भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि एक फैराडे का जो वैल्यू होता है फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम पर मोल, एक मोल के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोग 96500 कूलम ही कहते हैं, बोलचाल के भाषा में हम लोग क्या कह देते हैं 96500 कूलम। तो देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है जो फैराडे लॉ पे बेस्ड, फैराडे फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले बात तो ये क्वेश्चन जो है आपको पढ़ लेना पड़ेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करना है, तो यहाँ पे लिख दिया कॉपर सल्फेट, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम जो सॉल्यूशन करेंगे इसका, सॉल्यूशन जो बनाएंगे इसका, सबसे पहला काम क्या है, आपको जो भी इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा जो भी आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो CuSO4 को कैसे तोड़ेंगे, Cu हो गया और यहाँ पे क्या हो गया SO4 हो गया। ठीक है, CuSO4। अब SO4 पे पावर चार्ज क्या होता है 2 माइनस, तो कॉपर पे आपको चार्ज क्या रखना होगा 2 प्लस, ये आप जानते हैं। सल्फेट पे क्या होता है भाई, सल्फेट मतलब SO4 2 माइनस होता है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ +2 होगा, तो 2 प्लस और 2 माइनस मिलकर क्या हो जाएगा चार्ज 0, न्यूट्रल। अब क्या करना है आपको, दूसरा काम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेना है कॉपर का, कितना हो जाएगा भाई 63.54 बाई 2। आप इसको डिवाइड करके वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए। दूसरी बात फैराडे का वैल्यू क्या रखना है आपको 96500 कूलम। ठीक है, और तीसरी बात जो करंट यहां पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.5 एम्पियर का। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो है वो है टाइम, टाइम कितना है 10 मिनट। 10 मिनट आपको क्या करना है, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, इसमें कन्वर्ट कर लेना बाबू सेकंड में। तो टाइम को सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, टाइम को सेकंड में यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 600 सेकेंड। ठीक है, तो यानी टाइम आपको मिल गया 600 सेकेंड। आपके पास इक्विवेलेंट वेट है, आपके पास फैराडे कांस्टेंट है, आपके पास करंट है, आपके पास टाइम है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में कि भाई यहां जो इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जा रहा है वो करवाया जा रहा है किसका, तो कंटेनर में रखा हुआ है CuSO4, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जा रहा है। अब कहता है कॉपर यहां पे कितना जाकर डिपॉजिट होगा, ये माइनस है और ये क्या है प्लस। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें निकालना है मास, यानी कि हम कह लेते हैं कि मास ऑफ कॉपर जो डिपॉजिट होगा, तो मास ऑफ कॉपर जो डिपॉजिट होगा उसे हम मान लेते हैं m, जानते हैं यहां। और हमारे पास फॉर्मूला है m इज इक्वल टू, आपको क्या पढ़ा है E/F/I/P। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ यहां क्या लेना है, कॉपर लेना है। अब बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना लेना है, तो भाई यहाँ पे हमें तो पता है, हम तो निकाल रखे हैं पहले से 63.54 बाई 2। फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू 96500, आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू है 1.5 एम्पियर, और टाइम कितना है, टाइम हो जाएगा आपका 600 सेकंड। आप देखिए यहां पे दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, कितना एम्पियर है 1.5 एम्पियर, कितने समय के लिए है 10 मिनट। ठीक है, सारा चीज दिया हुआ है। अब आप इसको पुट करके आप इसके वैल्यू को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आपका आंसर मेरे हिसाब से 0.29 ग्राम आना चाहिए। तो मास ऑफ कॉपर कितना हो गया, हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर मास ऑफ कॉपर deposited is 0.29 ग्राम।
ठीक, समझ में आया कैसे बनाना? बहुत इजी है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, CuSO4, तो हम CuSO4 को कैसे तोड़े, CuSO4। सल्फेट पे हमको चार्ज पता है 2- होगा, तो कॉपर पे चार्ज क्या दिखा रही, 2+ दिखा रही, न्यूट्रल हो गया। इक्विवेलेंट वेट निकाले, एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 63.54 डिवाइड बाय चार्ज, थोड़ा पहले बताएं। फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 96500। आई का वैल्यू कितना रखा हो, 1.5 एम्पियर। टाइम कितना है, 10 मिनट। टाइम को आप हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मास ऑफ कॉपर हमने क्या मान लिया है, m, और मास निकालने का फॉर्मूला ECU/It/F। अब इसको पुट किए और अपना आंसर आ गया m का 0.29 ग्राम। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, देखिए ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड, यानी कि सिल्वर जो है वो जमा हो चुका है आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑन अ मेटेलिक वेसल। एक मेटेलिक वेसल में सिल्वर जमा हुआ है। ठीक है, मान लो ये मेटेलिक वेसल कुछ इस तरह का है, ये वेसल, ठीक है, यहां तक सिल्वर जमा हो गया मान लीजिए। ठीक है, और ये क्यूबिक फॉर्म में, वेसल तो आपको पता ही है क्यूबिक फॉर्म में होगी डेफिनेटली, क्यूबिक फॉर्म इस तरह से। ठीक है, और कहता है जिस वेसल का सरफेस एरिया है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाय पासिंग अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर का करंट पास किया जा रहा है 2 घंटे के लिए। ठीक है, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड, कितना थिकनेस सिल्वर का डिपॉजिट हुआ है, और डेंसिटी ऑफ सिल्वर ऑप्शन आपको दिया हुआ। आपसे पूछ क्या रहा है, आपका जो क्वेश्चन है, डिमांड जो क्वेश्चन का है, कैलकुलेट द थिकनेस। ये जो थिकनेस है, कितना मोटा परत जमा हुआ है। ठीक है, कितना मोटा परत जमा हुआ है। अगर आप बात करें डस्टर का, ये डस्टर मान लीजिए ये वेसल है, वेसल है, तो ये वेसल के ऊपर ये जो आपको दिख रहा है एक फॉर्म लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, यहां तक लकड़ी का पोर्शन है, यहां तक लकड़ी का पोर्शन है। ये जो फॉर्म जो आपको दिख रहा है, जो इसके ऊपर जमा हुआ है, ये मान लीजिए इसके ऊपर इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड जमा हुआ है। तो पूछ रहा है ये जो हाइट यानी कि थिकनेस, कितना मोटाई जो है वो जमा हुआ, थिकनेस ऑफ द आपको सिल्वर पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जो चीज लिखा हुआ है, जो भी चीज दिया होगा सवाल में, वो पहले लिख लेना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे दिया हुआ है सरफेस एरिया, आप सरफेस एरिया लिख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला बात। दूसरा बात क्या दिया हुआ है, दूसरा बात दिया हुआ है करंट, यहाँ पे दिया हुआ है करंट। करंट कितना एम्पियर का दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.5 एम्पियर का, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर का करंट है। ठीक है, और कितने टाइम के लिए दिया हुआ है, ये भी देखिए आप, यहाँ पे ये लाइन है सेपरेट करने के लिए, कितने टाइम के लिए दिया हुआ, तो यहाँ पे दे रखा है टाइम, टाइम यानी कि स्मॉल टी इज इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि जब भी आवर में हो या मिनट में हो, आपका काम है इसको कन्वर्ट कर लेना किसमें, सेकंड में। पहली बार मल्टीप्लाई किए तो मिनट में आया, और दूसरी बार मल्टीप्लाई किए तो सेकंड में आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 सेकंड आएगा। ये तो हो गया टाइम के बारे में। और इसके बाद जो दिया हुआ है, करंट के बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेंसिटी दिया हुआ है। तो हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी यानी कि डी दिया हुआ है। ठीक है, कितना डेंसिटी दिया हुआ है, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, साथ ही साथ एटॉमिक मास दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं एटॉमिक मास यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है 108। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मास। इसका मास सिल्वर का, कैसे निकालना भाई मास, तो मास निकालने के लिए तो आपको एक ही फॉर्मूला सीखा है। क्या फॉर्मूला है वो,
इक्विवेलेंट वेट इनटू टाइम इनटू करंट इनटू टाइम बाय। सवाल ये है कि सर यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट हम ले किसका? इक्विवेलेंट वेट हम बताए थे आप उसी एलिमेंट का लेंगे जो क्वेश्चन में डिमांड किया। अब यहाँ पे एटॉमिक वेट कितना है भाई? एटॉमिक वेट तो इसका 108 है। अब चार्ज क्या लेना है? तो देखो चार्ज क्या लेना, तो आप Ag पे चार्ज क्या जानते हैं? +1, ये आपको ध्यान रखना है। 108 आ गया इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पे मास निकालना है, अपना टारगेट यही है। और इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 108 को अगर 1 से डिवाइड करें डेफिनेटली 108 आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें I का तो I हो जाएगा 0.5, और टाइम का अगर हम बात करें तो टाइम हो जाएगा आपका 7200 डिवाइडेड बाय F का वैल्यू हो जाएगा 96500। पॉइंट को हटा दे, यहां से पॉइंट हटेगा 10 आ जाएगा, 1 2 1 2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से मास कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मास, ठीक है। यहां पे आ जाएगा आपका 108, 72 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 10, 7 5 35 और 136 डिवाइडेड बाय 96500, 80 और कैंसिल हो गया, ठीक है। और मास जो हो जाएगा इसका, मास कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले तो 108 इंटू 36 हो जाता है 48, 648 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 24, 324, 8 8 8, शायद ये आ जाना चाहिए ना। इसको डिवाइड करना है 965 से, ठीक है। तो 9 36, 4.0 समथिंग आ जाएगा आपका। डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 4.0, डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाता है 4.02 समथिंग, 02 ग्राम। ये आ गया आपका मास, ठीक है। क्या आ गया बाबू आपका? ये मास आ गया। अब इसके बाद क्या करना है? देखिए हमने यहाँ पे मास को कैलकुलेट करना है 4.02 ग्राम। अब इसके बाद का स्टेप क्या है? इसके बाद का स्टेप हम लोग यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद का स्टेप है ये वाला। करना क्या है आपको? यहाँ के बाद हम लोग यहां से यहां आ रहे थे, यहां से यहां आ रहे थे। आपको करना क्या है कि हमें पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आपको पता होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या मान लिए? एरिया, ठीक है। और हाइट जो है, हाइट को हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे? थिकनेस। क्या ये बात समझ में आए? थिकनेस, थिकनेस का मतलब आपको ये बताएं, मान लीजिए ये इसका थिकनेस, तो ये हाइट ही है ना, ये हो गया आपका लेंथ, ये मान लीजिए ब्रेथ है, ठीक है। तो ये हाइट है, थिकनेस। तो थिकनेस को हम यहाँ पे, हाइट को क्या मान ली? थिकनेस। अब हमको पता है कि अगर हमको वॉल्यूम पता चल जाए, वॉल्यूम पता चल जाए तो हम बहुत आसानी से यहां से थिकनेस निकाल सकते हैं। सो हम लोग का टारगेट क्या है? वॉल्यूम निकालना। क्या निकालना? वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? हमें पता है डी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं? तो बाबू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेफिनेटली वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास बाई डेंसिटी, डी, ठीक है। अब अपना मास कितना है? मास तो भाई यहां पे हम लोगों ने निकाला है 4.02, मास है अपना 4.02, और डेंसिटी कितना है? तो डेंसिटी है यहां पे 10.5। वॉल्यूम आ गया, है ना। वॉल्यूम अपना आ गया 4.02 by 10.5, ठीक है। नाउ यहां बना लेते हैं। इसके बाद सर जगह नहीं है तो आप लोग इतना नोट कर लो, इसके बाद हम बताते हैं, ठीक है।
देखो यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन हो जाएगा काम अपना। यहाँ पे इसको ऐसा कर लेते हैं। मास है अपना 4.02 और डेंसिटी है 10.5। ये पॉइंट है 4.02। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब हमें पता है ये वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया इनटू थिकनेस, ऐसा थिकनेस। ठीक है, वॉल्यूम कितना है अपना, वॉल्यूम है 4.02 बाई 10.5। एरिया कितना है 900 है भाई, और अपना सवाल है निकालने के लिए थिकनेस। सो थिकनेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, थिकनेस इज इक्वल टू हो जाएगा, थिकनेस इज इक्वल टू हो जाएगा 4.02 बाई 10.5 इंटू 900। ठीक है, पॉइंट को यहाँ पे ऊपर ले गए, इस पॉइंट को 2 0 नीचे ले आते हैं, है ना। 1 0 1 0 यहां से कैंसिल हो जाएगा। सो आपका थिकनेस जो आना चाहिए, थिकनेस जो आना चाहिए वो आना चाहिए 0.004 सेंटीमीटर। ये थिकनेस आना चाहिए। ठीक है, और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप चाहे तो और छोटा करके लिख सकते हैं, ऐसे थिकनेस अपना ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया पूरा प्रोसेस कैसे कैसे करना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे सरफेस एरिया दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मास आपको निकालना पड़ेगा, करंट दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, मास निकालना है, और इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, एटॉमिक वेट बाय चार्ज। अब सिल्वर पे चार्ज तो कोई दिया हुआ नहीं, तो AgCl में जानते हैं AgCl पे -1 है, तो Ag पे क्या +1 डेफिनेटली, इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं। अब इक्विवेलेंट वेट निकाल दिए, एटॉमिक वेट बाय चार्ज 108 आ गया। हमको पता है मास इज इक्वल टू EIT/F होता है, मास का फॉर्मूला लगाए, यहाँ पे वैल्यू लगाए, पुट कर दिया, मास 4.02 आ गया। अब हम यहाँ पे जब वॉल्यूम पता है हमें, एरिया इंटू थिकनेस होगा, ये आपको पता है, डेंसिटी निकाल, वॉल्यूम आ गया अपने पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। वॉल्यूम को पुट किए वैल्यू, एरिया अपने पास है, थिकनेस भी अपने पास है, सो थिकनेस इज इक्वल टू ये पूरा आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.04 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनाना है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो आप तो वहां पे कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना समय लगेगा टू डिपॉजिट, जमा होने में 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम, 1 ग्राम क्रोमियम को, यानी कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर में इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन डाला गया है वो किसका है, क्रोमियम 3 सल्फेट। किसका डाला गया है, क्रोमियम 3 सल्फेट। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पे कितना क्रोमियम जमा। ठीक, अब आपको ये समझ लेना है कि जब क्रोमियम 3 सल्फेट कह दिया है तो क्रोमियम पे यहां पे निश्चित चार्ज क्या होगा, 3+। अगर क्रोमियम 2 कहता तो चार्ज क्या ले लेते, 2+। यही तो हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं स्टॉक नोटेशन, कि एलिमेंट के ठीक बाद जो रोमन नंबर में लिखा रहता है वो एक्चुअल में है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि चार्ज। ठीक है, जब एलिमेंट को अलग अलग किया जाएगा, यानी कि एक कंपाउंड में इस एलिमेंट को अगर हम अलग करेंगे तो क्रोमियम पे चार्ज क्या आने वाला है, 3+। तो हमें पता चल गया यहाँ पे भाई आसानी से, इक्वेशन हमको करना नहीं पड़ा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा बाबू, क्रोमियम कितना है, तो भाई एटॉमिक वेट है अपने पास 52 और चार्ज इसके ऊपर 3। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा है अपने पास फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू 9650 कूलम, ये तो होता है
उसके बाद दिया हुआ है कितना ग्राम क्रोमियम जमा हुआ, ये देखिए 1 ग्राम, यानी कि मास m है ना, कितना दिया हुआ है 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम क्रोमियम जमा हुआ। ठीक है, आपको निकालना क्या है सर, अपना जो निकालना है वो है टाइम, है ना। अगर आपसे हम बोले कि क्या निकालना है तो आप बोलेंगे सर टाइम। कैसे टाइम निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही लाइन में कहा है कि कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना समय लगेगा 1 ग्राम क्रोमियम डिपॉजिट होने में। ठीक है ना, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बाबू, वो लगाएंगे m इज इक्वल टू E बाई एफ आई टी। ठीक है, यहां पे इक्विवेलेंट वेट किसका लेना है, क्रोमियम का लेना है। मास कितना है अपने पास 1 है। इक्विवेलेंट वेट क्रोमियम का कितना है 52/3 है ना। I कितना है, तो I यहां पे दिया हुआ है 1 एम्पियर का, यहां पे I दिया हुआ है 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का, तो यहां पे I 1 रख लेंगे। और टाइम दिया हुआ है कितना, तो टाइम तो नहीं दिया हुआ है सर, टाइम निकालना है, मास दिया हुआ था। तो यहां पे 3 × 96500 हो गया। ठीक है, सो T इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 × 3 × 96500। ठीक है, इसको आपको यहां ले आएंगे, डिवाइडेड बाय 52 × 1 क्या आ जाता है 52। अब यहां से आपको निकाल लेना है टाइम। ये टाइम जो आएगा वो किस में आ जाएगा बाबू, सेकंड। टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड। कोई दिक्कत है, बोलो हाँ या ना, बना लेंगे। समझ में आ रहा है, बस कैलकुलेशन करना है आपको, पॉइंट्स वगैरह हटाना है, टाइम आ जाए किसमें, सेकंड में। और जब टाइम आ जाए तो आप लास्ट में क्या लिख लेना, वही देयरफॉर कितना टाइम होगा, देयरफॉर टाइम जो जरूरत पड़ेगा रिक्वायर्ड इज कितना होगा, डैश सेकेंड। आप यहां पे भर देना। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे बना दोगे, कोई दिक्कत। दोबारा एक बार, यहां पे क्रोमियम पे 3+ कहां से आया, क्रोमियम 3 सल्फेट लिखा हुआ था। तो जब क्रोमियम 3 सल्फेट लिखा हुआ है तो क्रोमियम के ऊपर हम चार्ज क्या दे देंगे 3+। अगर 2 लिखा रहता तो चार्ज क्या दे देते 2+। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रोमियम एटॉमिक वेट बाय चार्ज, फैराडे कांस्टेंट, मास दिया हुआ है, टाइम आपसे पूछा है और I दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या लगाना, वही फॉर्मूला लगाना है, m इज इक्वल टू E बाई एफ आई टी। यानी कि आप फैराडे फर्स्ट लॉ पे जो न्यूमेरिकल होगा आपको इसी बेसिस पे बनाना है। ठीक है ना। अब लोग आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। ठीक है।